नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा चैनल की विषय वस्तु से हटकर है, लेकिन इसकी चूंकि आवश्यकता थी इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे चैनल पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय से संबंधित लेक्चर्स, साथ में परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अन्य सभी जानकारियाँ बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसलिए आप सभी अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आपके जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, उन तक ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के बाद अब जो उप सरपंच निर्वाचन की प्रक्रिया प्रचलन में है, तो इस प्रक्रिया को किस प्रकार किया जाना है उस पर हम आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आप में से कई साथियों की जो ड्यूटी है वो उप सरपंच निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई है। तो यहाँ पर जो संपूर्ण प्रक्रिया आपको उस पंचायत में जाकर करनी है, उसका संक्षिप्त में, शॉर्ट में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं इस प्रक्रिया की जानकारी को। सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि जब पंचायत निर्वाचन में सरपंच का, जनपद सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन पूरा हो गया है, तो इनके उपरांत अगला जो चरण होता है उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर उप सरपंच, जनपद पंचायत स्तर पर जनपद अध्यक्ष एवं जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाता है, जो पंचायत निर्वाचन में चुनकर आए हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम जो संदर्भ होगा वो उप सरपंच के लिए मुख्यतः है, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी उप सरपंच के निर्वाचन में होगी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, कौन व्यक्ति वहां पर कराएगा निर्वाचन की प्रक्रिया को, अर्थात पीठासीन अधिकारी की भूमिका में कौन रहेगा। तो उप सरपंच में जो उपखंड अधिकारी हैं, उस लेवल के जो व्यक्ति हैं वो पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जो निर्वाचित होंगे उनकी प्रक्रिया में कलेक्टर महोदय या अपर कलेक्टर महोदय के समकक्ष अधिकारी वहां पर पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संबंधित सक्षम प्राधिकारी, जो भी व्यक्ति वहां पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं प्रक्रिया में, वो उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत, मतलब जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है पीठासीन अधिकारी के रूप में, उस ग्राम पंचायत में आपको एक सम्मेलन बुलाना है। सम्मेलन से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो भी पंच या दूसरे सदस्य निर्वाचित हुए हैं उन सबको आपको वहाँ पर उपस्थित कराना है। किस दिनांक को ये सब कार्य होगा, ये आपको सूचना अलग से प्रदान की जाएगी। ये अलग अलग दिनांकों में इन कार्यों को किया जाना है। तो जिस दिनांक का आपको आदेश मिलेगा उस दिनांक में आपको अपनी निर्धारित पंचायत पर पहुंचकर इस कार्रवाई को करना है। उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हेतु निर्हरता, मतलब कौन व्यक्ति नहीं बन सकेगा, इन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकेगा, ये जरूर थोड़ा सा देख लें। निर्वाचित पंच या सदस्य, यहाँ पर पंच शब्द से तात्पर्य जब है तो ये ग्राम पंचायत स्तर की बात है, और जब सदस्य से हम बात करेंगे तो जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के संदर्भ में बात को कहा जा रहा है। तो निर्वाचित पंच या सदस्य किसी भी सहकारी सोसाइटी के सभापति, उपसभापति या संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। यदि इनमें से किसी भी पद पर वो व्यक्ति पहले से हैं तो उन्हें पात्रता नहीं होगी। यदि संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का नहीं है, यहाँ पर आप समझें थोड़ा सा कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें आरक्षण के नियमों का किस प्रकार से पालन होना है। तो मान लीजिए कि यदि किसी ग्राम पंचायत में सरपंच की जो सीट है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की नहीं है, अर्थात वो अनारक्षित थी, तो उप सरपंच, यदि मान लीजिए अनारक्षित कैटेगरी से सरपंच निर्वाचित हुए हैं, तो उप सरपंच के निर्वाचन के समय हमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का
निर्वाचन करना है, मतलब इन वर्गों में से कोई व्यक्ति उप सरपंच के पद पर आएगा। यदि संबंधित जिला पंचायत जनपद का सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का नहीं है तो ऐसी स्थितियों में इन जातियों का वहाँ पर अध्यक्ष निर्वाचित होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वर्ग से सरपंच निर्वाचित हैं उसके अगेंस्ट, मतलब यदि सरपंच आरक्षित वर्ग से हैं तो अनारक्षित वर्ग से हम उप सरपंच को निर्वाचित करें, और यदि अनारक्षित वर्ग से हैं तो आरक्षित वर्ग से, मतलब यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए। ये प्रयास हम करें ताकि सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके। अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप सरपंच और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में तारीख नियत की जाएगी, जो कुछ विकास खंडों में नियत कर दी गई है, कुछ में प्रक्रिया चल रही है, अगले चरण में जाएगी। और पीठासीन अधिकारी जो बनाए गए हैं उनको सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। सभी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित करेंगे निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय पर, और उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो पीठासीन अधिकारी महोदय के द्वारा की जाएगी। अब ये कौन कौन होगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला पंचायत के लिए जो पीठासीन अधिकारी हैं जिला कलेक्टर महोदय होंगे, जनपद पंचायत के लिए उपखंड अधिकारी या उप जिलाध्यक्ष या तहसीलदार यहाँ पर होंगे, और ग्राम पंचायत के लिए जो तृतीय श्रेणी संवर्ग से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी ना हो तो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कैटेगरी से जो लोग होंगे वो यहाँ पर पीठासीन के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अब प्रक्रिया कैसे होगी? प्रारूप 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा। यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है कि जो पीठासीन अधिकारी है जिस कार्य के लिए नियुक्त हुआ है वही सक्षम प्राधिकारी है। ग्राम पंचायतों के सम्मेलन में भाग लेने के हकदार समस्त पंचों एवं सरपंच को प्रारूप 1 में सूचना जारी की जाएगी। प्रारूप 1 में क्या करेंगे पीठासीन अधिकारी? सूचना जारी करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे उस सम्मेलन के लिए। इस सूचना की एक प्रति जो पंचायत है उसके सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी। प्रारूप कैसा होगा वो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार का प्रारूप होगा। इस प्रारूप में आप सम्मेलन की सूचना प्रेषित करेंगे। सम्मेलन की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सदस्यों के स्थायी पतों पर प्रेषित की जाएगी, और उसमें उन्हें जो जिस तारीख पर जहां उपस्थित होना है उसका उल्लेख भी किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता संबंधित प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी। अब जो उप सरपंच अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन के लिए अपना जो नामांकन है वो प्रस्तुत करेंगे, वो प्रारूप 2 में प्रस्तुत करेंगे। अभी हम आगे इसी स्लाइड में देखेंगे प्रारूप 2 कैसा है। तो सर्वप्रथम प्रारूप 2 में वो निर्देशन के लिए निर्देशन पत्र, नाम निर्देशन पत्र भरेंगे। अब इस जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ है पीठासीन अधिकारी महोदय को, उस पर एक प्रस्तावक और एक समर्थक के सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब प्रत्याशी के साथ 2 लोगों का होना आवश्यक है। एक प्रत्याशी होगा, एक उनके प्रस्तावक होंगे और एक उनके समर्थक। तो ये वहाँ पर होना चाहिए, तभी यह नाम निर्देशन पत्र वैध माना जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या सरपंच भी इस प्रक्रिया में शामिल होगा? तो बिल्कुल साथियों, जो सरपंच हैं इस संपूर्ण प्रक्रिया में उन्हें एक पंच के रूप में ही माना गया है। तो जो कार्य पंच के होंगे वो सभी कार्य सरपंच भी करेंगे। वो मतदान भी करेंगे, प्रस्तावक भी हो सकते हैं और समर्थक भी हो सकते हैं। कोई भी पंच सदस्य एक से अधिक अभ्यर्थियों का प्रस्तावक तथा समर्थक बनने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा। मतलब जो किसी एक व्यक्ति का प्रस्तावक बन गया है या समर्थक बन गया है तो अब वो किसी अन्य व्यक्ति के प्रस्तावक या समर्थक के रूप में नामित नहीं होगा। मतलब केवल एक ही बार पात्रता होगी उस व्यक्ति को प्रस्ताव करने की या समर्थन करने की। सर्वप्रथम जिला पंचायत, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे, इनमें अध्यक्ष का निर्वाचन पहले होगा और उसके बाद उपाध्यक्ष का होगा। ये देखिए साथियों, ये प्रारूप 2 है जिस पर नाम निर्देशन पत्र आपको प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर इस प्रारूप को देख लें। नियम 14 का उपनियम 2 के अंतर्गत ये है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता पति का नाम, आयु, पूरा पता, अभ्यर्थी की जाति, प्रस्तावक का पूरा नाम, प्रस्तावक के हस्ताक्षर, समर्थक का पूरा नाम और समर्थक के हस्ताक्षर, ये पूरा फॉर्मेट है। ये भर के वो आपके पास जमा करेंगे। अभ्यर्थी की घोषणा होगी। फिर इसका जो द्वितीय भाग है वो पीठासीन अधिकारी महोदय के द्वारा भरा जाएगा। वो इसमें भरेंगे कि ये नाम निर्देशन पत्र मुझे इतने दिनांक को इतने बजे इन अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया है, और इसमें उठा के अपनी सील और हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे।
अब नाम निर्देशन पत्र जो है वो सम्मेलन के लिए नियत समय के 1 घंटे के भीतर पीठासीन अधिकारी को दिया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए कि आपने सम्मेलन की जो समय है वो प्रातः 11 बजे से रखा है, तो ये नाम निर्देशन प्राप्ति का समय जो होगा वो 11 से 12 बजे के बीच में होगा। मतलब आप 12 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। यदि नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन के नियमों के अनुसार नहीं है तो यह मान्य नहीं होगा। निर्वाचन के नियम जो भी कहते हैं, यदि उनमें से किसी नियम की पूर्ति यदि नाम निर्देशन पत्र नहीं करता है तो आप उसे वैध नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए उस पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर ना हो, उस पर समर्थक के हस्ताक्षर ना हो, ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, अमान्य कर दिया जाएगा। 1 घंटा जब समाप्त हो जाएगा तो जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं पीठासीन अधिकारी महोदय उन सब की जांच कर लेंगे, संवीक्षा कर लेंगे, देख लेंगे और संवीक्षा के बाद जो भी निर्णय है वो लेना है कि वो वैध है या अवैध है। यदि कोई आपत्ति किसी के द्वारा लगाई गई है तो पीठासीन अधिकारी महोदय अपने विवेक से वहाँ पर देखेंगे, समझेंगे और जो आपत्ति होगी उसका निराकरण करेंगे। सम्मेलन के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समक्ष जो नाम निर्देशन पत्र अमान्य घोषित किए गए हैं, मतलब जिनको आपने अवैध या खारिज किया है, वो क्यों आपने किया है इसका कारण आप वहाँ पर उच्चारित करेंगे, बोलकर सभी को बताएंगे कि इसमें ये कमी थी, इस वजह से यह नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया। सम्यक रूपेण नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम पढ़कर सुनाएगा। जो वैध हुए हैं उनके नाम भी उच्चारित करना है कि ये इतने वैध पाए गए हैं। यदि निर्वाचन के लिए केवल एक ही अभ्यर्थी है, यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया, एक ही व्यक्ति है, तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। वहाँ पर मतदान जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। सभी लोग, पुनः मैं आपको बता दूं कि मतदान की स्थिति जब बनेगी जब कम से कम 6 सदस्य पंचायत में हों। यदि पंचायत में 6 सदस्य नहीं हैं तो मतदान की स्थिति नहीं बनना है। तो जब मतदान की स्थिति नहीं बन रही है तो वो जिसे हम निर्विरोध शब्द का प्रयोग करते हैं, तो व्यक्ति वहाँ पर प्रस्तावक समर्थक और निर्विरोध रूप से उस व्यक्ति को नामांकित कर देंगे और वहाँ पर कोई मतदान नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्थान के लिए कोई नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा हो, यदि एक भी नाम निर्देशन पत्र नहीं आया है, तो सभी नाम निर्देशित अभ्यर्थियों के द्वारा अपने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए हैं। यदि सबने फॉर्म तो पहले भरने के बाद उनने वापस ले लिए और अब आपके पास संख्या 0 है, तो ऐसी स्थिति होने पर संपूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन जो सक्षम अधिकारी है उनको प्रेषित किया जाएगा आपके द्वारा। सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के उपनियमों के अनुसार स्थान की पूर्ति करने के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 1 से अधिक हो, 1 से ज़्यादा नाम निर्देशन पत्र यदि प्राप्त हुए हैं, तो फिर निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अब आपको मतदान करवाना है, गोपनीय प्रक्रिया होगी, आपको मतपत्र तैयार करने होंगे और वहाँ पर जिस प्रकार से हम निर्वाचन में बूथ का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार बूथ के द्वारा आपको निर्वाचन की प्रक्रिया को करवाना है। अब पीठासीन अधिकारी, जब मान लीजिए 1 से ज़्यादा अभ्यर्थी हो गए हैं, अब आपको निर्वाचन कराना है, उस समय कौन सी प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पीठासीन अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में, यहाँ पर ध्यान रखें सर, देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार, मतलब हिंदी के वर्ण क्रम के हिसाब से आपको नाम लिखना है और उनको एक एक अनुक्रमांक देना है। मतलब जिस व्यक्ति का नाम हिंदी वर्ण क्रम में ऊपर आएगा उसे नंबर 1, उसके बाद आने वाले को नंबर 2, और ये नंबर उनको नंबरिंग करने के बाद आप किस व्यक्ति को कौन सा क्रमांक दिया गया है इसका भी उच्चारण करना है। आपको वहाँ पर बताना है कि फला व्यक्ति को फला नंबर पर हमने इसका नाम रखा है। निर्वाचन हेतु पीठासीन अधिकारी को मतपेटी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें आप वोट डलवाएंगे। मतपत्र का प्रारूप, ये इस प्रकार का मतपत्र रहेगा, तो ये खाली आपको प्राप्त होंगे। अब जो भी व्यक्ति आपके वहाँ से निर्वाचन के लिए जिनने नाम निर्देशन दिया है उनके नाम यहाँ पर लिखना है, उसी क्रम में लिखना है जो आपने सेट किए हुए हैं और जो आपने उच्चारित किए हैं सबको पता है, उसी क्रम में यहाँ पर लिखेंगे। इसमें देखें आप क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम और चिन्ह लगाने हेतु स्थान है, तो यहाँ पर आप क्रमांक लिख के अभ्यर्थी का नाम लिख देंगे और चिन्ह के लिए जो व्यक्ति मतदान करने जाएगा वो निर्धारित जगह में चिन्ह लगाएगा। सबसे नीचे पीठासीन अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाना है। यदि किसी
मतपत्र पर कौन कौन सी चीज़ें ना हो तो उसे हम अवैध कर देंगे, खारिज कर देंगे, वो सब चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। प्रत्येक मतपत्र पर सम्मेलन के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और सदस्य को एक एक मतपत्र दिया जाएगा। जो भी सदस्य, मान लीजिए 2 व्यक्ति निर्वाचन के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पर और 8 सदस्य हैं, तो आपको 8 मतपत्र तैयार करने हैं, उन व्यक्तियों को देना है। वो अपने अपने मतांकन के उपरांत पेटी के अंदर उन मतों को डालेंगे और वहाँ से फिर आप आगे की कार्रवाई को करेंगे। यदि कोई सदस्य निरक्षरता, मान लीजिए कोई सदस्य निरक्षर है, नहीं लिख सकता है, अंधापन है या अन्य कोई शारीरिक शिथिलता है, ऐसी स्थिति में वो स्वयं मतदान यदि नहीं कर सकता है तो पीठासीन अधिकारी महोदय उसके साथी को लाने के लिए, साथी को साथ जाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो साथी होगा मतदाता के निकटतम पारिवारिक सदस्य होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और 18 वर्ष से उस व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। और जो मतदाता की ओर से, मतलब मतदाता जिसको मत देना चाहता है उसके हिसाब से जो मतांकन करे उस व्यक्ति को आपको अलाउ करना है। परंतु मतदाता को निरक्षरता का लाभ नहीं मिलेगा यदि उसके पास साक्षर होने के प्रमाण पत्र और शारीरिक निःशक्तता ऐसी होनी चाहिए कि वह मतदान ना कर सके, तब आपको ये व्यवस्था उनको देनी है, अदरवाइज उनको ये लाभ नहीं देंगे। यदि आप लाभ दे रहे हैं तो प्रारूप 4 में साथी का घोषणा पत्र है, वो आपको भरवाना होगा। प्रारूप 4 में निरक्षर, अंधे, असक्त सदस्यों की सूची तैयार की जाएगी। ये प्रारूप 4 है, आप यहाँ डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये भर के देगा वो व्यक्ति। और कौन कौन ने ऐसे डाले हैं मत, वो सूची आपको 4 में तैयार करनी होगी। अगले बिंदु पर चलते हैं। सदस्य मतपत्र सम्मेलन के पीठासीन अधिकारी को या तो बंद लिफाफे में रख के मत दे सकते हैं या अन्य कोई ऐसे तरीके से वो दे दें जिससे मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित बनी रहे, गोपनीयता भंग ना हो, इस प्रकार से मतांकन करना है। पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्त होने के तुरंत पश्चात, जैसे ही मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है, सभी सदस्यों के सामने मतपत्र वाले लिफाफे को खोलेंगे और उनकी गणना उनको करनी है। मतों की संख्या का विवरण प्रारूप 5 में अभिलिखित किया जाएगा। जब मतदान हो गया उसके बाद ये प्रारूप 5 है, इसको आप देख लें। इसमें आपको जो भी रिजल्ट है इसमें बनाना है, अनुक्रमांक जो आपने मतपत्र पर लिखे थे, अभ्यर्थी का नाम और उनके पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या, कितने विधिमान्य मत प्राप्त हुए हैं, ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। अविधिमान्य कितने हुए उनकी संख्या भी नीचे देनी है और डाले गए कुल मत कितने थे वो संख्या भी इसको भर के आपको पूर्ण करना है। अब कोई मतपत्र अविधिमान्य हो जाएगा, यदि आप मतपत्र को खारिज करेंगे तो कब कब वो खारिज होगा, यदि उस पर सदस्य के हस्ताक्षर हों या कोई ऐसा शब्द या दृश्य रूपण हो जिससे मतदाता को पहचाना जा सके। यदि मतपत्र पर कोई ऐसी चीज़ की गई है जिससे मतदाता की पहचान स्थापित होती है तो हम उसे खारिज करेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर 2 मतपत्र आपको दिख रहे हैं। एक मतपत्र पे लिखा हुआ है नाम लिख दिया हो, तो यदि मतपत्र पे मतदाता ने नाम लिख दिया है तब ये खारिज होगा। दूसरे मतपत्र पे आप देख पा रहे हैं एक सितारे या स्टार की आकृति मुद्रित की गई है, यदि इस प्रकार से किसी व्यक्ति ने कर दिया है तो भी ये खारिज हो जाएगा। अभी यहाँ देखें आप दूसरे वाले में, यहाँ पर आप देखते हैं जहाँ चिन्ह लगाने का स्थान था वहाँ पर व्यक्ति के द्वारा नाम लिखा गया है, इसलिए ये मतपत्र भी खारिज किया जाएगा या अविधिमान्य के श्रेणी में इसको डाला जाएगा। यदि किसी में एक से ज़्यादा व्यक्ति के नाम के आगे चिन्ह लगे हों, जैसे आप देखें यहाँ पर एक क्रमांक 1 पर जो अभ्यर्थी है वहाँ भी चिन्ह लगाया गया है और क्रमांक 3 पर भी चिन्ह लगाया गया है, यदि 2 चिन्ह हैं तो ये मतपत्र अविधिमान्य कहलाएगा। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर देखिए मतांकन जो किया गया वो आधा मतांकन क्रमांक 3 के पक्ष में है और आधा मतांकन क्रमांक 4 के पक्ष में है, तो यहाँ पर इस जो मतपत्र है इसको खारिज करना पड़ेगा, अविधिमान्य इसको माना जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो मतपत्र है इस पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया गया है, समस्त जो जगह हैं वो रिक्त हैं, तो यहाँ इसे भी अविधिमान्य कहा जाएगा। यहाँ पर हम देखें ये मतपत्र में आप देखें चिन्हांकन तो सही किया गया है लेकिन इसे भी अविधिमान्य कह रहे हैं। अविधिमान्य होने का कारण है कि यहाँ पर पीठासीन अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर इस मतपत्र पर नहीं है, इसलिए इसको भी
अविधिमान्य कहा जाएगा। मतदान के अंत में पीठासीन अधिकारी उस अभ्यर्थी को प्रारूप 6 में निर्वाचित हुआ घोषित करेंगे जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं, और अभिस्वीकृति में उसके द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त करेगा, मतलब पावती आपको लेना है सूचना देने के बाद। यदि मान लीजिए कि 2 अभ्यर्थी हैं और दोनों को बराबर मत मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी के द्वारा लाट निकालकर, मतलब पर्ची डालकर वहां लॉटरी के माध्यम से निर्वाचन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये प्रारूप 6 है जिस पर आपको निर्वाचन की घोषणा करनी है, कौन व्यक्ति निर्वाचित हुआ है। सम्मेलन के तुरंत बाद अब जब प्रक्रिया पूर्ण हो गई, सम्मेलन हो गया, पीठासीन अधिकारी महोदय ने प्रारूप 6 तैयार कर लिया, निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हुई, तब अब क्या क्या करना है। पूरा कार्यवाही का अभिलेख तैयार किया जाएगा, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सम्मेलन में उपस्थित किसी भी सदस्य को ऐसे अभिलेख पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति किया जाएगा यदि वह ऐसा करना चाहता है। अब पीठासीन अधिकारी महोदय जो अपने दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे, जो पंच थे या सरपंच थे, वो यदि हस्ताक्षर करना चाहें तो आप उनके भी हस्ताक्षर उन प्रपत्रों पर ले लें। संबंधित पंचायत के कार्यालय के सूचना फलक पर प्रारूप 7 में एक सूचना प्रकाशित की जाएगी जो पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षरित होगी, और उन व्यक्तियों के नाम होंगे जो निर्वाचित घोषित होंगे। मतलब जो आपने आज अभी निर्वाचन की प्रक्रिया को कराया, उसके बाद कौन व्यक्ति निर्वाचित हुआ है, प्रारूप 7 में आप अपने हस्ताक्षर से उसे ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी चस्पा करेंगे, और उसकी एक प्रति जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, सक्षम प्राधिकारी हैं, उनको भी आपको भेजना है। ये देखिए यहाँ पर प्रारूप 7 का किस प्रकार से है कि यहाँ पर आपको जो घोषणा करनी है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी संबंधित मतपत्र जिनकी गणना उनने की है या जो खारिज किए हैं उनके पैकेट उनको बनाना है। जो विधिमान्य मत थे उनके पैकेट अलग बनेंगे, और जो खारिज किए गए हैं या अविधिमान्य जिनको माना है उनके पैकेट अलग बनेंगे। प्रत्येक पैकेट को सीलबंद करना है और निर्वाचन से संबंधित विवरण लिखना है कि किस ग्राम पंचायत में था, किस पद के लिए था, कौन सा वार्ड था, क्या था, जो भी डिटेल्स हैं वो सब लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में अंकित की जाएंगी। इस प्रकार के जो सीलबंद पैकेट हैं उनको सक्षम न्यायालय या सक्षम अधिकारी के आदेशों से ही खोला जाएगा, अन्यथा नहीं, और ना ही उनकी वस्तुओं का निरीक्षण किया जाएगा। यह पैकेट जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में 1 वर्ष तक, या कोई कार्रवाई यदि लंबित है तो वो जब तक चल रही है जब तक रखे जाएंगे, और यदि किसी सक्षम न्यायालय प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए तो 1 वर्ष के उपरांत उनको नष्ट कर दिया जाएगा। अब ये कुछ प्रारूप हैं। 8 का है, ये उप सरपंच निर्वाचन का जो प्रकाशन है वो 8 का में किया जाएगा। ये 8 का आपको यहाँ पर इस समय दिख रहा होगा वीडियो में, ये 8 खा है, तो इन पर सब लिखा हुआ है। ये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के संदर्भ में है, तो आपको इसका प्रयोग नहीं करना होगा। ये प्रारूप 8 गा है, ये जिला पंचायत के संदर्भ में है। और आपात परिस्थितियों में निर्वाचन का स्थगन, यदि कोई आपात स्थिति बनती है तो प्रक्रिया यदि रुक रही है, यदि किसी बैठक में दंगों या खुली हिंसा या पर्याप्त कारण से चुनाव की प्रक्रिया में व्यवधान आता है तो पीठासीन अधिकारी जो होंगे निर्वाचन को बाद में तय की जाने वाली तारीख तक स्थगित करेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन रोका गया है वहां तत्काल इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और जो सक्षम प्राधिकारी हैं उन तक प्रेषित करेंगे। इन परिस्थितियों के कारण निर्वाचन स्थगित किया जाता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसी स्थिति की सूचना तत्काल संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे। उपयुक्त मामले में सक्षम प्राधिकारी नए निर्वाचन की तारीख नियुक्त करेंगे और यथासंभव कार्यवाही करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार आपने समझा किस प्रकार से उप सरपंच की निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। तो आप पूरे व्यवस्थित तरीके से सभी निर्धारित नियमों को पालन करते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।